नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व, एक ऐसे महान राजनेता, एक ऐसे महान क्रांतिकारी और एक ऐसे महान बदलावकारी की चर्चा करेंगे जिसने दुनिया को एक नई राह दिखाई। और उनका नाम है व्लादिमीर लेनिन। अक्सर ये कहा जाता है कि इस संसार में लोग दो लोगों को सबसे ज्यादा जानते हैं, आम आदमी वो। एक तो वो ईश्वर को जानते हैं, एक वो कार्ल मार्क्स को जानते हैं। ईश्वर को जानते हैं तो वो प्रशंसा के रूप में जानते होंगे। ईश्वर के नाम के ऊपर उन्होंने कुछ पंथ बनाए होंगे। वो पंथ उनको अच्छे लगे होंगे, वो कट्टर हो गए होंगे और एक दूसरे को मारा होगा। तो ईश्वर के नाम पे हजारों लाखों नहीं करोड़ों हत्याएं हुई है कि ये ईश्वर श्रेष्ठ है, ये ईश्वर मेरा है। तो वो तो था ईश्वर। दूसरा था कार्ल मार्क्स। ये भी गरीबों का, मजबूरों का, पीड़ितों का, प्रताड़ितों का, किसानों का मसीहा था कार्ल मार्क्स। करोड़ों हत्याएं इसके नाम पे भी हुई, लाखों हत्याएं इसके नाम पे भी हुई, विचारधारा के नाम पे हुई, मार्क्सवाद के नाम पे हुई, क्रांतियां हुई। लेकिन उनका परिवर्तन सकारात्मक था। आज जितने भी वेलफेयर स्टेट्स हैं, हमारे देश की सरकार जितनी भी कल्याणकारी काम कर रही है, मजदूरों की, किसानों की अगर संसार में आज सुनी जाती है तो उसके पीछे कार्ल मार्क्स था। लेकिन कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत ज्यादा दिए और व्यवहार में काम कम किया। जो कुछ कार्ल मार्क्स ने किया उसको व्यवहार में धरती पे उतारने का काम वो किया व्लादिमीर लेनिन ने। हो सकता है किताबें लिखना इतना मुश्किल नहीं हो जितना मुश्किल ग्राउंड पे काम करना, उसको अपने प्रैक्टिस बोलते हैं। और अरस्तु कह के भी गया था कि तीन प्रकार का ज्ञान होता है। एक होता है थेरिया, एक होता है पोइसिस और एक होता है प्रैक्सिस। थेरिया में हम ज्ञान को सोचते हैं, पोइसिस में हम ज्ञान को लिखते हैं और प्रैक्टिस में हम ज्ञान को लागू करते हैं। और राजनीति विज्ञान और एथिक्स ऐसे दो विषय हैं जो इस ज्ञान को लागू करते हैं। इसलिए उसने कहा था राजनीति विज्ञान मास्टर साइंस है, क्योंकि ये लिखे हुए सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करता है। तो सोचना मुश्किल नहीं होता जितना उसको व्यवहार में डालना होता है। सोच तो हम भी लेते हैं रात को कि सुबह जल्दी उठेंगे, दौड़ लगा के आएंगे, सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे, लेकिन सोचा हुआ धरा रह जाता है, हम उसको कर नहीं पाते, लेट उठते हैं, पढ़ नहीं पाते, या जो भी अपनी इच्छाएं हैं, जो हमने जो विचार सोचे हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इस व्यक्ति ने प्रैक्टिस करके दिखाया, मार्क्सवाद को लागू करके दिखाया व्यवहार में। तो ऐसा एक महान व्यक्ति था व्लादिमीर लेनिन, जिसने इस संसार में सबसे पहले एक साम्यवादी, एक वैज्ञानिक समाजवादी सरकार की स्थापना की रूस के अंदर। पहले इस महान व्यक्ति की थोड़ी जीवनी के ऊपर नजर डालते हैं ताकि हमें ये पता चले कि वाकई में क्या लेनिन महान था। क्या महान बनने के लिए करना क्या होता है? महान बनने के लिए दृढ़ निश्चय करना होता है। महान बनने के लिए अपने सिद्धांतों पे अटूट विश्वास करना होता है। महान बनने के लिए बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। और ऐसा सब कुछ किया था व्लादिमीर लेनिन ने। व्लादिमीर लेनिन एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ। इसका कोई कुलीन बैकग्राउंड नहीं था, इसके परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं था। इसका पिता स्कूलों का एक निरीक्षक था जो स्कूल चेक करने जाया करता था और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का था लेनिन। लेनिन जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्रेम करता था वो था उसका बड़ा भाई। वो एक बहुक्रांतिकारी था और एक दिन ऐसा आया जिसने लेनिन को तोड़ के रख दिया कुछ समय के लिए। उसका बड़ा भाई जार, अपने जिसको किंग बोलते हैं, राजा बोलते हैं, उसी राजा को रशियन जार बोलते हैं। तो जब लेनिन जिस टाइम 17 साल का था, लेनिन पैदा हुआ 1870 में,
और इसकी डेथ हो गई 1924 में। तो 1870 में अगर 17 साल जोड़े तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो लगभग 1887 के आसपास की चर्चा कर रहे हैं। 1887 में रशियन जार की हत्या के जुर्म में इसके भाई को पकड़ लिया गया कि वो राजा के मारने के लिए वो गुप्त षड्यंत्र कर रहा था, उसे मारने की कोशिश की थी राजा को, और इस जार को मारने के षड्यंत्र में उसके भाई को फांसी दे दी गई। जब फांसी का दिन नजदीक आया तो परिवार इस सदमे को सहन नहीं कर पाया और लेनिन की मां ने अपने बड़े बेटे को बचाने के लिए जार के सामने प्रार्थना प्रस्तुत किया माफी का कि मेरे बेटे को माफ कर दो, आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेगा। ये बात जब लेनिन के भाई को पता चली कि उसकी मां ने जार के सामने माफी की एप्लीकेशन लगाई है, तो उसके बड़े भाई ने माफी मांगने से मना कर दिया और फांसी पे चढ़ गया। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बड़ा बेटा था, प्रिय बेटा था, और व्लादिमीर लेनिन का रोल मॉडल था उसका बड़ा भाई। अब व्लादिमीर लेनिन के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि वो डिप्रेशन में चला जाए और अपने भाई को याद करे, रोए और व्यवस्थाओं को गालियां दे। दूसरा ये है कि वो भी अपने भाई की तरह एक भावुक क्रांतिकारी हो जाए और जार से बदला लेने के लिए एक दिन बंदूक उठाए और सफल या असफल हो जाए। लेकिन लेनिन ने कुछ समय सोचने के बाद दोनों ही रास्ते नहीं अपनाए। उसने ये रास्ता अपनाया कि मुझे पूरी जारशाही को उखाड़ना है, मुझे किसी एक व्यक्ति को नहीं उखाड़ना है, मुझे पूरे पूंजीवाद को उखाड़ना है। तो मैं ये जो मेरे भाई ने रास्ता अख्तियार किया है हत्या वाला, ये मैं नहीं करूंगा। मैं तो पूरे देश में क्रांति कराऊंगा जिसमें करोड़ों लोग मेरे साथ हो गए। और लेनिन इस रास्ते के ऊपर चल पड़ा। लेकिन चलना इतना आसान नहीं था। 1895 तक आते आते लेनिन को भी जार के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां करने की वजह से, मजदूरों और किसानों को लामबंद करने की वजह से, उनको भड़काने की वजह से और क्रांति की चिंगारी लगाने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। 14 महीने तक लेनिन को जेल में रखा गया। ये जेल की जो यात्रा थी वो लेनिन के जीवन की रोल मॉडल यात्रा थी, जहां से वास्तविक लेनिन का निर्माण हुआ। लेनिन ने जेल में जाने के बाद जो समय मिला वो पढ़ने में बिताया। उसने कार्ल मार्क्स को गहनता से पढ़ा और खुद लिखना शुरू किया। 14 महीने जब जेल में रह लिया लेनिन, तो जार ने आदेश दिया कि अब इसको निर्वासन पे भेजा जाए। निर्वासन होता है एकांतवास में भेज दिया जाए, और उसको साइबेरिया के बर्फ के अंदर भेज दिया गया। और वहां जेल में रहते हुए, साइबेरिया में एकांत में रहते हुए, लेनिन ने एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, 1999। 3 साल के निर्वासन के बाद जैसे लेनिन बाहर आया, अब लेनिन के लिए रूस में सारी चीजें बदल चुकी थी और लेनिन देश छोड़ के भाग गया। वो पहले स्विट्जरलैंड रहा, कुछ समय वो इंग्लैंड रहा। तो भाई की मृत्यु, जेल की यात्राएं, साइबेरिया की ठंड और उसका निर्वासन, और उसके बाद देश निकाला, ये किसी भी व्यक्ति को तोड़ने के लिए पर्याप्त होती है। लेकिन लेनिन किसी और ही फौलाद का बना हुआ था। लेनिन ने काफी समय तक निर्वासन झेला, और इसी निर्वासन के दौरान उसने एक रशियन क्रांतिकारी प्लेखानोव के साथ मिलकर, इस प्लेखानोव की अपन बहुत बार चर्चा करते हैं जब हम मार्क्सवाद के व्याख्याकार पढ़ते हैं। तो प्लेखानोव के साथ मिलके और रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, जिसको हम साम्यवादी पार्टी बोलते हैं। इस पार्टी की लंदन में एक बैठक हुई, और उस बैठक में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। एक तरफ प्लेखानोव और उसके साथी हो गए, दूसरी तरफ लेनिन हो गया। लेनिन अकेला पड़ गया। प्लेखानोव का इनका यह कहना था कि पार्टी ओपन एंडेड होगी, कोई भी व्यक्ति जो मार्क्सवाद से प्रेम करता है, कोई भी जो मार्क्सवाद में आस्था रखता है, वो पार्टी में आ सकता है।
लेकिन लेनिन ने ये कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हर एक व्यक्ति जिसकी थोड़ी बहुत भी आस्था है, वो थोड़ा बहुत ही जानता है, वो एक बार पार्टी में आएगा तो पार्टी एक ढीला ढाला संगठन होगा और ऐसे ढीले ढाले संगठनों से कभी क्रांति नहीं होती। तब उसने कहा कि अगर क्रांति करवानी है तो हमें एक छोटा सा गुट तैयार करना होगा जो समर्पित हो मार्क्सवाद के प्रति, जिसका काम ही क्रांति करवाना हो और जो गुप्त हो। अगर ये संगठन ओपन हो गया तो जार इसको समाप्त कर देगा, पूंजीवादी देश इसको समाप्त कर देंगे। तो व्लादिमीर लेनिन अकेला पड़ गया, लेकिन व्लादिमीर लेनिन थका नहीं, जीवन चलता रहा और 1917 आ गया, जिस साल रूस के अंदर महान क्रांति हुई। ये क्रांति ये फोटो उसी क्रांति की है। जार शाही की बहुत ज्यादा खिलाफत हुई और जार की सत्ता को उखाड़ फेंका गया। सत्ता जैसे उखाड़ी और जार गया, अब लेनिन रूस में आ सकता है क्योंकि अब जार का खतरा नहीं है। लेनिन जर्मनी के रास्ते रूस में घुसा और जैसे ही ट्रेन से उतरा, आते ही उसने रेलवे स्टेशन के ऊपर एक भाषण दिया जिसको हम अप्रैल थीसिस बोलते हैं। और ये बड़ी एक फेमस थीसिस है। कई बार हो सकता है आपसे सीधा ही पूछ लिया जाए एग्जाम में कि अप्रैल थीसिस का संबंध किससे है। तो 1917 में लेनिन ने रेलवे स्टेशन के ऊपर जो भाषण दिया वो अप्रैल थीसिस है। इस अप्रैल थीसिस के बाद लेनिन अकेला हो गया और लेनिन की पार्टी के लोगों ने, जिनको हम बोल्शेविक कहते हैं, उन्होंने लेनिन का विरोध शुरू कर दिया और ये कहा कि लेनिन पागल हो गया है। जेल की यात्रा, साइबेरिया का निर्वासन और देश निकाले ने लेनिन के दिमाग को खराब कर दिया है और वो अर्ध विक्षिप्त हो गया, मनोवैज्ञानिक बीमार हो गया है। अब लेनिन की बातों की तरफ ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि जो पिछले 17 साल से जिस संगठन को तैयार कर रहा था, उस संगठन में भी उसके विरोधी पैदा हो गए और वो लेनिन फिर अकेला पड़ गया। तो लेनिन भाई की मौत पे अकेला पड़ा, लेनिन जेल में अकेला था, लेनिन साइबेरिया में अकेला था, लेनिन देश निकाले के बाद अकेला था और लेनिन आज अपनी पार्टी के अंदर अकेला है। यहां तक कि स्टालिन भी उस भीड़ में शामिल था जो कह रही थी कि लेनिन पागल हो गया, लेकिन लेनिन पागल नहीं था। जार को हटाने के बाद जो सत्ता आई, लेनिन को वो पसंद नहीं थी और लेनिन चाहता था कि अब एक बड़ी क्रांति की जाए और सत्ता मजदूरों के हाथ में ली जाए। जो मजदूरों की सोवियत है उसके हाथ में सत्ता आनी चाहिए। मजदूरों की सोवियत एक शब्द सुनते हैं जिससे हम कहते हैं सोवियत संघ। मजदूरों के जो स्वैच्छिक संगठन होते हैं, जो मिल बांट के खाते हैं, उनको सोवियत कहते हैं। बराबर के संगठन जहां कोई हायरार्की, ऊंच नीच, भेदभाव नहीं होता, उसको सोवियत बोलते हैं। लेनिन अकेला था लेकिन हारा नहीं था। अब लेनिन ने फैक्ट्रियों की यात्राएं शुरू की, मजदूरों को इकट्ठा करना शुरू किया और अपने दल बोल्शेविक के अंदर धीरे धीरे अपना वजूद वापस खड़ा कर लिया। और एक दिन वो सुबह सुबह बोल्शेविक क्रांति के मुख्यालय पहुंचा। वहां उसने पार्टी के लोगों को इकट्ठा किया और ये कह दिया कि आज क्रांति होगी। उसके भाषण का मर्म ये था कि क्रांति आज होगी, आज शाम को होगी और आज रात को होगी। और ऐसा ही हुआ। लेनिन ने जो चाहा वही हुआ। शाम तक होते होते मजदूरों ने हथियार उठा लिए और रूस की उस अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका और अगले ही दिन अलेक्जेंडर तृतीय को फांसी दे दी गई। हालांकि वो पहले ही सरकार से तो हट गया था, लेकिन अभी देश के अंदर था और लेनिन ने कब्जा कर लिया रूस के ऊपर। अब लेनिन रूस का मुखिया है। तो एक साधारण शिक्षक के बेटे से लेके और रूस के मुखिया बनने तक का यह सफर था। तो क्या अब लेनिन की सारी समस्याएं समाप्त हो गई है क्या? नहीं। धीरे धीरे रूस में शांति आ रही है। गृह युद्ध तो चल रहा है, एक तरफ राजा के समर्थक हैं
एक तरफ मेन सेविक है, एक तरफ बोल सेविक है। दो शब्द बार बार आ रहे हैं, मेन सेविक और बोल सेविक। जारशाही को तो हम समझ ही गए हैं, राजा को जार बोलते थे, तो राजतंत्र को वहां जारशाही कहा जाता है। दो शब्द हम बार बार सुन रहे हैं, वो है बोल सेविक और मैन सेविक। ये क्या है, इनकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बोल सेविक का तात्पर्य होता है बहुसंख्यक और मैन सेविक का तात्पर्य होता है अल्पसंख्यक। जो लोग लेनिन के साथ थे वो थे बोल सेविक, और जो लेनिन के विरोधी थे वो अल्पसंख्या में थे, वो कहलाए मैन सेविक, और ये प्लेखनोव के साथ। तो बोल सेविकों का नेता लेनिन था, मैन सेविकों का नेता प्लेखनोव था। यानी पार्टी के दो टुकड़े हो गए रशियन साम्यवादी पार्टी के, एक बोल सेविक और एक मैन सेविक। ये एक पार्टी के दो गुट थे। मैन सेविकों का ये कहना था कि अभी क्रांति नहीं होगी, और लेनिन का कहना था क्रांति आज होगी, आज शाम को, आज रात को क्रांति होगी। तो ये थे बोल सेविक और मैन सेविक, और वाकई में क्रांति हुई। इस ये क्रांति चूंकि अक्टूबर में हुई तो इसको हम अक्टूबर की क्रांति बोलते हैं। चूंकि ये रूस में हुई इसकी रशियन क्रांति बोलते हैं। चूंकि मार्क्स के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग हुई तो इसको मार्क्सवादी क्रांति बोलते हैं। चूंकि ये लेनिन ने करवाई इसलिए हम लेनिनवादी क्रांति बोलते हैं। तो ये बोल्शेविक क्रांति, लेनिनवादी क्रांति, मार्क्सवादी क्रांति अक्टूबर में, इसलिए अक्टूबर क्रांति। तो चर्चा ये चल रही थी कि क्या रूस में संपूर्ण शांति आ गई है? क्या अब लेनिन एकमात्र मुखिया बच गया? क्या लेनिन के संकट खत्म हो गए? क्या संकट खत्म नहीं हुए? लेनिन रूस का मुखिया तो बन गया है, लेकिन संकटों ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है। एक फैक्ट्री में भाषण देके लेनिन बाहर निकल रहा था कि एक औरत आई और उसने लेनिन के ऊपर 3 गोलियां चलाई। एक गोली उसके शर्ट को फाड़ती हुई निकल गई, एक गोली उसके कंधे में लगी और तीसरी गोली उसके गर्दन के पीछे लगी। लेनिन लहूलुहान हो गया और लोगों ने यह सोचा कि अब लेनिन के अंतिम दिन है और लेनिन अब जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन लेनिन को होश था अभी भी गोली लगने के बाद भी। उसके जो समर्थक थे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हुए, तो लेनिन ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे घर लेके जाओ। क्योंकि लेनिन को आभास हो गया था कि अगर उसको हॉस्पिटल लेके गए तो वहां उसके हत्यारे तैयार बैठे हैं, वो जाते ही मार देंगे वहां। तो लेनिन को उसके घर ले जाया गया, डॉक्टर वहीं आया और लेनिन की वो गोली है वो फंसी रह गई वहां। लेकिन लेनिन 2-3 महीने में बिल्कुल ओके हो गया, चल फिर नहीं सकता था क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी के साइड में लगी हुई थी। तो वो सोया सोया अपनी पत्नी को आदेश लिखवाता रहता था। 6 महीने के चलने फिरने लायक हो गया, लेकिन इस हमले के बाद वो पूरा कभी भी ठीक नहीं हुआ और उसको दौरे पड़ने शुरू हो गए और एक दिन 1924 में लेनिन की डेथ हो गई। तो एक व्यक्ति जिसने अपने दृढ़ निश्चय की वजह से एक नई व्यवस्था का आगाज कर दिया पूंजीवाद के खिलाफ, मार्क्सवाद को व्यवहार में डाल दिया, और उसी के बाद फिर क्रांतियों की एक श्रृंखला शुरू होती है कि कभी वो क्रांति चीन में होती है, कभी वो क्रांति क्यूबा में होती है, कभी वो क्रांति उत्तरी कोरिया में होती है, कभी वो क्रांति वियतनाम में होती है, कभी वो लैटिन अमेरिकन देशों में होती है। और ये लेनिन था जिसने विभिन्न गणराज्यों को मिला के और एक गणराज्य बनाया जिसका नाम रखा गया यूएसएसआर। तो जिसको हम सोवियत संघ बोलते हैं, पहले ये रूस था, और रूस को सोवियत संघ बनाने में जिस व्यक्ति का अहम योगदान था वो लेनिन था, और ये बना 1922 में, जब तक लेनिन जिंदा था। लेनिन मरा 1924 में। तो यूएसएसआर लेनिन की देन है। ये यूएसएसआर बाद में संसार की एक महाशक्ति बना, सुपर पावर बना, और उसने एक और सुपर पावर अमेरिका के साथ शीत युद्ध किया। बाद में 1991 में टूट गया, ये अलग मुद्दा है, लेकिन इसकी नींव रखने वाला जो महान व्यक्ति था वो था व्लादिमीर लेनिन। तो हम जीवनी तो इसलिए बताई कि अगर एक व्यक्ति क्या कर सकता है अपने दृढ़ निश्चय से, अपने सैद्धांतिक दृढ़ता की वजह से, अपनी जीवटता की वजह से, वो व्लादिमीर लेनिन है। हालांकि लंबा नहीं जिया, लेकिन जितना भी जिया संघर्ष किया,
कभी हार नहीं मानी, कभी अपने सिद्धांतों को छोड़ा नहीं, चाहे कितना ही दबाव था, चाहे अकेला रह गया था, लेकिन दृढ़ रहा। ये तो हमने लेनिन की जीवनी पढ़ी तो एक तस्वीर बन गई, हमें पता चला कि लेनिन कैसा व्यक्ति है। अगली